कि रेगुलर जॉब देंगे तो उसका इम्पैक्ट ओपीएस पे आएगा, और जो रिटायरी कर्मचारी जब उसको ओपीएस नहीं दिया जाएगा तो वो रिटेलिएट करेगा तो वोट नहीं आएगा। लेकिन वर्तमान युवा रोजगार रेगुलर चाहता है, वो पूछ नहीं रहा है उनसे। इतने गर्त की ओर ले गए हैं प्रदेश को कि मतलब गाड़ी सीधी चलनी चाहिए थी, उन्होंने गाड़ी बिल्कुल ही सीधी चलने के बाद बाईं तरफ को नीचे खड्ड से नीचे उतार दिया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी है तो घुसपैठियों के विरोधी है। 5,000 2,000 युवा मित्र पशु मित्र आपने गिनाया ना जी, तो ये क्या है 2-2 4 5-5 हज़ार क्या है। हाई कोर्ट से एक बार इनको प्रताड़ना भी पड़ी है कि भैया बंद करिए, कौन सा तरीका नौकरी करने का। 111 दिन यदि सुमित ने लगाए हैं, 3 साल यदि सुनील बंसल जी ने लगाए हैं, सिद्धार्थन जी ने 6 महीने लगाए हैं, तो ईवीएम हैक तब हुई है कि भाजपा आएगी सुरक्षा आएगी, भाजपा आएगी भयमुक्त का वातावरण, भाजपा आएगी स्वरोजगार आएगा, भाजपा आएगी तो युवाओं के लिए रोजगार भी आएगा। जी। कुशल संगठनकर्ता, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति यात्रा शुरू करने वाले और संगठन को सर्वोपरि मानकर काम करने वाले भाजपा के प्रदेश सचिव सुमित शर्मा आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। 13 राज्यों में चुनावी रणनीति और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा चुके सुमित शर्मा को पार्टी के भीतर एक सख्त अनुशासन वाले हार्ड टास्क मास्टर और बेहतरीन नेगोशिएटर के तौर पर भी जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि काम के प्रति उनका समर्पण ऐसा है कि वे किसी भी परिस्थिति में संगठन के हितों के साथ समझौता नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में लगातार 4 महीनों तक जमीनी स्तर पर प्रचार और संगठनात्मक रणनीति संभालने वाले सुमित शर्मा ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत और राष्ट्रवाद, विकास तथा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की जीत बताया है। आज उनसे जानेंगे आखिर बंगाल में बीजेपी की इस बड़ी सफलता के पीछे क्या रणनीति रही है और कैसे कार्यकर्ताओं ने कठिन परिस्थितियों में काम किया और देश भर में लगातार मिल रही चुनावी जीतों को भाजपा किस नज़रिए से देख रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद अनंत ज्ञान का, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपके बीच में हूँ। आपके जितने भी अपने पाठक हैं उनका भी आभार, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने जो इस पे देखते हैं उन सब श्रोताओं को भी। सर आप भाजपा प्रदेश के तीसरी बार के सचिव रहे हैं और हमीरपुर से भी आप बिलोंग करते हैं। सर थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में और संगठन के साथ कैसे जुड़ाव हुआ उसके बारे में बताइए। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला ऊना से संबंध रखता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मैं अपने छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जी। और विद्यार्थी परिषद में अपने कैंपस के सचिव से लेकर के कैंपस अध्यक्ष से लेकर के धीरे धीरे जिला प्रमुख और उस वक्त एक जिला ऊना का प्रमुख मीन्स अध्यक्ष, उसके बाद ऊना हमीरपुर बिलासपुर ये हमारा एक विभाग होता था। आज ये विभाग के 2 हिस्से हो गए हैं, तो उस विभाग का प्रमुख भी लंबे समय रहा और उसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई करी। पढ़ाई मैंने ऊना कॉलेज से बीएससी किया है, उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमबीए हूँ एचआर में, उसके बाद एमएससी हूँ वहीं से कंप्यूटर साइंसेस में, और उसके बाद निरंतर नौकरी के साथ संगठन के काम में बार बार चलना। और पैरेलल ही 99 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, वहाँ का एक स्वयंसेवक बना और कह सकता हूँ कि 2010, 2011, 12 में लगातार 2 वर्षों के अंदर द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक बना। और 2010 में युवा मोर्चा से जुड़ा, तब अनुराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के और मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का सचिव हुआ। और उस वक्त एक यात्रा निकली थी कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक, तो उस यात्रा में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए, क्योंकि तीसरी यात्रा थी। उससे पहले अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यात्रा 1952-53 में की थी, फिर उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने, और जिसका कि संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे, देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री, वो संयोजक थे उस यात्रा के। तीसरी यात्रा अनुराग सिंह ठाकुर जी ने की थी, तो उस यात्रा का मैं हिमाचल का कन्वीनर भी था। तो ऐसे करके युवा मोर्चा से जुड़ते हुए फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष और उसके बाद में बीजेपी के मूल संगठन के अंदर आकर के प्रदेश सचिव, प्रदेश पहले मीडिया प्रभारी, फिर प्रदेश सचिव करके ऐसा मेरा दायित्व, इतनी अभी तक यात्रा है। और 2014 से लेकर के अभी तक लगभग 13 राज्यों के में 19 ऐसे चुनाव, हिमाचल को छोड़ दें तो लगभग 13 राज्यों में 19 चुनाव संगठन के निर्देश से और संगठन की मैं कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ
काम करने का अनुभव मुझे अन्य प्रांतों में भी मिला है। उसके लिए मैं संगठन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे ढंग से पॉलिशिंग कार्यकर्ता की कैसे करते हैं, संगठन इसके ऊपर भी चिंता करता है जी। तो मैं सौभाग्यशाली ऐसा कार्य करता हूँ जी, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों पे आप रहे हैं, और जब आपने शुरुआत की थी तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि मैं इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहूँगा? राष्ट्र प्रथम। जी। इस विचार में राष्ट्र प्रथम है। जब राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। ये अन्य किसी भी जो राजनीतिक दल है उनके पास ऐसा कोई भी विचार नहीं है। और जब हमारे पास ये विचार है, और उसके बाद दूसरा विचार क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। जी। जब ये विचार को लेकर के, वो पंडित दीनदयाल जी भी 2-3 प्रकार के विचार देते हैं, वो हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। तो व्यष्टि का जो व्यवहार है, जो ये पूरा समग्र जितने जीव, और ये जो हम सब जो आप मानव के प्रजाति के लोग, जीव या वन्य प्राणी, ये सब व्यष्टि में आते हैं। ये सब जीवित रहने चाहिए, ये हमारा मूल विचार है। तो ये राष्ट्र को भी कहीं ना कहीं जोड़ता है, क्योंकि राष्ट्र की जितनी भी आप कह सकते हैं हमारी बॉटनिकल जितनी चीज़ें हैं या फिर जियोलॉजिकल जितनी चीज़ें, वो सब बचेंगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक मूल विचार था जो इस विचार के साथ हमें जोड़ने में, हम इस विचार के साथ जुड़ पाए और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, और मैं हाल फिलहाल की ही बात करूंगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, भारी बहुमत मिला है, बहुत अच्छे वोटों के साथ जीते हैं, और आप पिछले 4 महीने से वहीं पर प्रचार भी कर रहे थे। तो कितना उत्साह था उस वक्त आपके कार्यकर्ताओं में, आप में, जब ये जीत हुई है, और उन 4 महीनों में भी? मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो राष्ट्र के लिए बहुत सर्वोपरि चुनाव था। राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट था। जब मैं ये बात करता हूँ, राष्ट्र की बात करता हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इन सब के पास एक योजना, और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इन सब ने बहुत पूर्व में एक योजना करी थी। उस योजना के अनुरूप वहाँ पे पिछले लगभग 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुनील बंसल जी वहाँ लगातार संगठन के काम के विस्तार में लगे हुए थे, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी लगातार पिछले 1.5-2 वर्ष से नीचे एक बूथ स्तर तक काम कर रहे थे। फिर संगठन ने दूसरे चरण में अलग अलग प्रांतों के उन योग्य नेताओं को या संगठनकर्ताओं का संकलन किया कि वो जो काम शुरू में सुनील बंसल जी या भूपेंद्र जी ने किया, उस काम को धरातल पे कर सकें। तो हमारे प्रदेश से, हमारे प्रांत के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, प्रचारक जीवन है उनका, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक हैं, लेकिन भाजपा के अंदर वो संगठन महामंत्री हैं। वो हमारे ही प्रांत के एक दिल्ली प्रांत में संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी, वो, और ऐसे अन्य राज्यों के कुछ संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, उन सब लोगों को कुछ जोन उसके अंदर वहाँ लगाया गया और संगठन के काम के विस्तार में बोला गया। सब लोगों ने काम किया, और उस कड़ी में उन्होंने 6-6 महीने लगाए। तो उसके बाद उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को, अपने अपने क्षेत्र राज्य के कार्यकर्ताओं का संकलन किया। हिमाचल से ऐसे हम 7 कार्यकर्ता अपने पश्चिम बंगाल में गए, उसमें से मैं भी एक हूँ। लगभग 111 दिन हमारे लगे। तो वहाँ पे किस प्रकार से किसी एक जिला के अंदर, विशेष रूप से किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर का आपको काम करना, मुझे वहाँ पे 166 नंबर विधानसभा क्षेत्र श्यामपुकुर है, कलकत्ता नॉर्थ जिला के अंदर, उसके अंदर काम करने का अवसर मिला। मेरे साथ अन्य जो साथीगण थे, वो वरिष्ठ लोग थे, उन सब ने भी अपने अपने क्षेत्र में काम किया। तो वहाँ की जो जीत है, कार्यकर्ताओं ने 90, 94, 111 दिन लगातार मेहनत की। लास्ट के 94 दिन और लास्ट के 42 दिन जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, उस सबसे लेकर के अंतिम वोट पड़ने तक, प्रत्येक कार्यकर्ता ने इतनी अनथक मेहनत करी है। कार्यकर्ताओं को ये लगता था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस बार निष्पक्ष चुनाव करवाने में अपनी भूमिका अदा की है, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में था वहाँ पे 1,75,000 वोट थे जिस दिन मैं पहले दिन गया, लेकिन SIR जो चुनाव आयोग ने लाया 45,000 वोट कटे, जिसमें से 23,000 वोट मरे हुए लोगों के थे, अभी भी खड़े थे, और वो वोट वहाँ छापा वोट पड़ते थे, फ्रॉड वोट पड़ता था। बहुत सारे कर्मचारी या स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पढ़ने आए, पढ़ करके वापस चले गए, वोट बनवाया लेकिन चले गए हैं, वो वोट भी खड़े थे। और बहुत सारे उसी राज्य के लोग जो पहले दूसरे चरण में वोट कास्ट करते थे, फिर नज़दीक आकर के जल्दी उधर आकर के वोट बनवा लेते थे। ऐसे वहाँ पे वोट का एक, जो जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल कुकृत्य प्रकार के निर्माण का एक धंधा वहाँ चलता था, और वहाँ की सरकार, TMC की सरकार के शरेआम संरक्षण में चलता था, जिसको चुनाव आयोग इस पर समाप्त करने में सफल हुआ। तो योग्य से योग्य लोग वोट डालने निकले। जब मैं चुनाव पूरा करके हम वापस आए, जीते, तो मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर एक डॉक्टर मिलते हैं,
पार्थो चैटर्जी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि आप इस फ्लाइट से उतरे हैं कि आप हमें बंगाली नहीं लगते हैं। मैंने कहा हम बंगाली नहीं हैं। बोले बंगाल से आया। मैं कहा हम चुनाव के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि माई एज इज़ 58, आई एम ए ऑप्थोमेलोजिस्ट, आंखों का डॉक्टर हूँ, नेत्र विशेषज्ञ हूँ, लेकिन 58 एज होने के बाद मैंने जीवन में पहली बार अपना वोट कास्ट किया है। तो आप मान सकती हैं कि वहाँ पर कितना व्यापक वातावरण रहता था कि पढ़े लिखे डॉक्टर ने भी वोट 58 वर्ष की आयु में डाला है, कास्ट किया है। और ऐसे बहुत सारे वहाँ उदाहरण हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा सुरक्षित नहीं है। कि अभी आपने देखा हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव की काउंटिंग से पूर्व उनके पीएस को दो गोलियों से डाल दिया गया। तो आप मान सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसे है। लेकिन उम्मीद है, विश्वास है वहाँ कार्यकर्ताओं को भी, हमें भी, कि भारतीय जनता पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, रोजगार की दृष्टि से अच्छा काम करना, कर्मचारियों को अच्छा वातावरण देना, महिला को सुरक्षित वातावरण देना, बेसिक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करना, ऐसा सब कुछ वहाँ सरकार अच्छा करेगी। शुभेंदु जी बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और वो सब चीज़ें जानते हैं। उनके साथ अच्छा कैबिनेट है, बहुत बढ़िया वेस्ट बंगाल को सरकार मिली है। और ये सरकार पूर्व की तरफ से अब भारत को सुरक्षित करने में अन्य राज्यों के साथ मिलकर के भारत को सुरक्षित सीमाओं पे देने में सफल होगी, आंतरिक भी और बाहरी भी। क्योंकि बंगाल चुनावों को लेकर जैसे कहा भी जा रहा था कि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा जो वो दीदी के साथ था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट भी है जो बीजेपी की तरफ को पड़ गया बहुत ज़्यादा। वहाँ जो स्थानीय मुस्लिम है, जो भारत के मुस्लिम है, शुरू से भारत के, वो भाजपा के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट मीडिया के माध्यम से किया जाता है, नेशनल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से, कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। भाजपा विरोधी है तो घुसपैठियों के विरोधी है। और वो घुसपैठिए जो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम हो, चाहे स्थानीय हिंदू हो, चाहे यहाँ की महिला हो, यहाँ का युवा हो, उनके जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उन मूल अधिकारों पे वो उनको छीनने का जो प्रयास करती है, भाजपा उसका विरोध करती है। इसलिए उस राज्य के अंदर पहले बाम ने 35 वर्ष और 15 वर्ष टीएमसी ने लगातार 50 वर्षों में बांग्लादेशी घुसपैठ को वहाँ पे आने दिया गया। और बहुत सारे लोग बांग्लादेशी ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी वहाँ से माइग्रेट होकर के उस तरफ से वहाँ से भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं। और इन लोगों ने आकर के इस प्रदेश में नहीं, पश्चिम बंगाल से प्रवेश करेंगे, फिर देश के अन्य राज्यों में घुसपैठ की है। लेकिन जो स्थानीय मुस्लिम है वो या पसमानदा मुस्लिम है, या मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं जिसने ट्रिपल तलाक से नजात पाई है, उस महिला को पता है कि मुझे मेरे जीवन को अच्छे भाव से जीने का यदि किसने मौका दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने दिया है। वो वोट करना चाहते हैं। कितना कर पाए नहीं कर पाए वो आंकलन का विषय हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आया है। जो स्थानीय भारतीय है उसने वोट भाजपा को किया है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए, टीएमसी को भी समझना चाहिए। 111 दिन यदि सुमित ने लगाए हैं, 3 साल यदि सुनील बंसल जी ने लगाए हैं, सिद्धार्थन जी ने 6 महीने लगाए हैं, तो ईवीएम हैक तब हुई है। ईवीएम हैक के कार्यकर्ताओं को नहीं की है, ईवीएम हैक वहाँ समय लगाने से हुई है। आपका कार्यकर्ता, आप तो राहुल गांधी जी एक दिन भी नहीं जा पाए। आप कह रहे हैं जैसे ईवीएम हैक होती है, तो राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। नहीं, ईवीएम हैक होना और वो भारत जोड़ो यात्रा करना, तो वो भी तो वो आपके प्रश्न से समझ आ गया मुझे कि राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक शब्द देंगे, क्योंकि असल में उनकी जो टीम है ना, वो जो टीम है वो सिर्फ एसी रूम में बैठ के काम करने वाली है, धरातल पे काम करने वाली नहीं है। उसको आइडिया नहीं कि भारत जोड़ो करना तो कैसे करना है। चुनाव में पैरेलल ही आप केरल के अंदर सरकार बना रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए, केरल में आपकी सरकार बनी है, यूडीएफ की, कांग्रेस सरकार के हिस्सा है। मुख्यमंत्री अभी भी तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप फील्ड में नहीं जाते हैं। फील्ड में जाते तो आप मुख्यमंत्री तय कर लेते। हमारे नेताओं ने 1 दिन में 2 दिन में मुख्यमंत्री सारे तय कर दिए कि कहाँ किसको तय करना है, क्योंकि हमारे नेतागण, वरिष्ठ नेतागण फील्ड में रहते हैं। वो सिर्फ भारत जोड़ो एक शब्द बोल सकते हैं, जब हारेंगे तो ईवीएम हैक है। असल में राहुल जी की जो पढ़ाई है, राजनीतिक पढ़ाई जो है, वो पूरी नहीं है, न पूर्ण है। और राहुल जी का ऐसा रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अधिक मेहनत कर पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारा मुकाबला हमारा अपने आप से है। पिछली बार 200 है तो अगली बार 250 कैसे करना है, 250 है तो 300 कैसे करना है। तो हम अपने आप को रिफाइन करते हैं, हम उसको मुकाबले में लेते नहीं, क्योंकि वो खुद ही मुकाबले में नहीं रहना चाहते। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज समाज के प्रत्येक धर्म के अंदर, प्रत्येक जाति के अंदर, प्रत्येक पंथ के अंदर सबका विश्वास बढ़ा है कि यदि देश सुरक्षित है, यदि बेटी सुरक्षित है, यदि रोजगार कहीं है, तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार में है। और मोदी जी के ऊपर विश्वास है तो मोदी जी कहाँ हैं? भाजपा है। और भाजपा है तो भाजपा जिस भी राज्य में चुनाव लड़ेगी उस राज्य में भाजपा का जीतना तय होना चाहिए। ये कार्यकर्ता हमारा सिर्फ कर्मठता के साथ मेहनत करता है, लेकिन आम जनमानस वोट करता है, अपने स्वभाव से निकलकर भाजपा के लिए वोट करता है। ये भाजपा के लिए है। हिमाचल आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ के जो सीएम हैं वो कहते हैं कि ओपीएस हमने जब दिया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओपीएस जो है, इस पे सबसे बड़ी
जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले तो कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो उन्होंने ओपीएस लागू नहीं होना चाहिए उस वक्त सिग्नेचर किए थे। लेकिन कांग्रेस ने, वर्तमान सरकार ने 10 प्रकार की झूठी गारंटियां बोली थी, उसमें एक ही है, ठीक है अभी उन्होंने लागू किया है, लेकिन लागू करने के बाद वो कर्मचारियों को अभी कुछ चीज़ों पे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको किस मैकेनिज्म के तहत लागू करेंगे। ठीक है, उन्होंने जितने लोगों को कह दिया, आने वाले समय में धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, वो कोई मुलाजिम नहीं कह रहा है। डीए नहीं मिला है अभी तक, डीए नहीं मिला, डीए नहीं मिला है। सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर आप नई नई पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं ताकि रेगुलराइजेशन ना करना पड़े, ऐसे ऐसे मतलब एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट लेकर के आ रहे हैं। मायने क्या है कि रेगुलर जॉब देंगे तो उसका इम्पैक्ट ओपीएस पे आएगा, और जो रिटायरी कर्मचारी जब उसको ओपीएस नहीं दिया जाएगा तो वो रिटेलिएट करेगा तो वोट नहीं आएगा। लेकिन वर्तमान युवा रोजगार रेगुलर चाहता है, वो पूछ नहीं रहा है उनसे। पूछाएंगे, हम पूछाएंगे, चिंता ना करें सुक्खू जी, हम पूछाएंगे युवा को रोजगार रेगुलर क्यों नहीं है। जब युवा को रेगुलर रोजगार देंगे तो बेचारा वो जो हमारा कर्मचारी जिसको इन्होंने बरगलाया है कि आपको ओपीएस देंगे, उनके घर में ही इंपैक्ट आएगा। उनका बेटा वहाँ प्रोफेसर लगने की तैयारी में, पिताजी रिटायर्ड सुपरडेंट हैं, उनको ओपीएस मिल रहा है तो बेटे को रेगुलर नौकरी 15,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि उसका बेसिक पे जो है कम से कम उसको 75,000 की तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है, 15,000 रुपये लगा रहे हैं। तो पिताजी भी परेशान हो रहे हैं। तो पिताजी अपने ओपीएस से खुश नहीं है। पिताजी को पता है मैंने अपने बेटे को पीएचडी करवाई है, ये प्रोफेसर क्यों नहीं रेगुलर पोस्ट पे आ रहा है। तो पिताजी जानते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आंकड़ों को माया जाल दे रहे हैं। सुक्खू जी चिंता मत करो, सब लोग मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इसका जवाब हम पूछेंगे, युवा मोर्चा हमारा पूछेगा, आने दो समय। महिलाओं ने भी पूछना अभी 1500 कहाँ गया, 1500 लाहौल स्पीति में दिया, नादौन में देने की हिम्मत नहीं हुई जहाँ से आप विधायक हैं। क्यों? वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है लाहौल स्पीति की तुलना में। चिंता मत करिए, महिलाएं भी पूछेंगी। आपने गोबर खरीदने की बात करी थी, आपने तो एक भी ट्राली नादौन भी भर करके किसी को दी नहीं है खरीद करके। चिंता मत करिए, उसका हिसाब भी लोग लेंगे। आपने कहा था आदर्श राजीव गांधी करके, राजीव गांधी जी का नाम लिया, ऐसे स्कूल खोले जाएंगे, आपसे खुले नहीं है। आपने जितने पुराने सिस्टम से खड़े हुए स्कूल थे, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी के समय के हों, धूमल जी के समय के हों, आदरणीय शांता जी के समय के हों, जयराम जी के समय के हों, उन स्कूलों में से कुछ स्कूलों को आपने सीबीएसई मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश मॉडल स्कूल बन गए। आपकी भी मतलब आपकी स्थिति ऐसी है, बाहर 100 में से 90 नंबर कर लिए, अंदर आंसर शीट चेक करेंगे तो नंबर 9 ही है, बाहर चेक करा रहे हैं कि मेरे 90 नंबर आए हैं। चिंता मत करिए, उसको लेकर जाएंगे फील्ड में, बताएंगे लोगों को कि 90 नंबर नहीं, शीट चेक करो इनकी कि इन्होंने क्या किया है। कोई वन मित्र है, कोई पशु मित्र है, कोई मित्र है, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने चलाई हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इन मित्रों के ऊपर अपने मित्र भी हैं, युवा मित्र, पशु मित्र, ये सारे मित्रों के ऊपर अपने मित्र भी हैं, उनको भी एडजस्ट करना है और कर भी रहे हैं, उनको कर भी रहे हैं। फिर यदि उनको किसी पद से हटा रहे हैं तो उनको फिर खुली छूट भी दे रहे हैं कुछ करने की, वो भी सारा सामने आएगा। सीएजी की तो अभी रिपोर्ट एक आधी आई है, अभी इसके बाद 2-3 कंटिन्यूटी में जब टेबल, अभी दम नहीं है इन पे कि अब सीएजी की रिपोर्ट टेबल करें, जैसे टेबल करेंगे, अभी तो पुरानी कर रहे हैं, अपनी तो करके बताओ। सीधा लैप्सेस निकलेंगे कहाँ पे फाइनेंशियल क्या दे आपने मैस क्रिएट किए हैं। जब वित्तीय कुप्रबंधन होता है, दिख रहा है, शर्म स्पष्ट दिख रहा है, उसकी जवाबदेही मांगेंगे, सड़क पे भी मांगेंगे, गाँव में भी मांगेंगे, वो आपके घर के आगे जा करके भी मांगेंगे। आज 3.5 साल हो गए या 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, तो 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलना था, ना आप रोजगार दे पाए, मैं अगला शब्द बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ना आप स्वरोजगार दे पाए, ना एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ना सेल्फ एम्प्लॉयड उनको कर पाए। कर क्या पाए आप प्रदेश में? नशा पंजाब से चला, चलता चलता पूरे प्रदेश के पहाड़ी, वो दूर दूर लाहौल स्पीति किन्नौर तक पहुंच गया। पिस्टल वहाँ से आपके बॉर्डर से एंटर करते हैं, किसी ढाबे वाले को गोली मार देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, लेकिन आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मैस है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं है। पुलिस भी पंगु बना करके आपने रख दी है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, नशे की गर्त में युवा जा रहा है। ये चैलेंजेस हैं, सुक्खू सरकार के द्वारा क्रिएटेड चैलेंजेस हैं, और हमारी सरकार 2027 में जब बनेगी, हम इन चैलेंजेस को हमें पार पाना पड़ेगा। उसके लिए हमें भी समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतने गर्त की ओर ले गए हैं प्रदेश को कि मतलब गाड़ी सीधी चलनी चाहिए थी, उन्होंने गाड़ी बिल्कुल ही सीधी चलने के बाद बाईं तरफ को नीचे खड्ड से नीचे उतार दी। अब नीचे, वहां से पहले ऊपर लाएंगे, वहां से फिर सीधी चलाएंगे। मतलब हमारे लिए भी इतनी बड़ी इन्होंने चुनौती इस प्रदेश के अंदर खड़ी कर दिया है। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उस पर मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं तो कार्य करता हूँ इसलिए नहीं है, लेकिन लोगों को भी संशय नहीं। लोगों को अब लगता है इस प्रदेश के अंदर यदि देश में कुछ मुमकिन है तो मोदी है तो मुमकिन है, और प्रदेश में भाजपा है तो मुमकिन है। भाजपा कहती है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो भाजपा किधर है? देखो ऐसा है कि वर्तमान में वो हमारे नेता, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ही हवा चलती है, ऐसा कहते हैं। स्वाभाविक है। हाँ। वर्तमान में हमारे वो नेता हैं, और नेता
यदि आपको स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कहें तो कप्तान होता है, और यदि किसी टीम का कप्तान ही सब कुछ हो तो सारे खिलाड़ी उन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। फिर सब खिलाड़ियों को जो जो कप्तान के मुताबिक कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। आज की डेट में सरकारी जो प्रशासनिक पद है वो है प्रधानमंत्री। तो मोदी जी प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के हैं, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, हम 18 करोड़ की पार्टी हैं, उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता, सदस्यता में मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरे वो वरिष्ठ नेता हैं। तो हम सब 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये हैं तो मुमकिन है। क्यों? हमारा जो मूल विचार, उस मूल विचार को लेकर के किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को लोगों तक लेकर के जाना। अब मकान बनना चाहिए, मकान तो बहुत पहले की जरूरत है इस देश के अंदर, लेकिन मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनना चाहिए। उससे पहले आ जाते हैं, मोदी जी ने कहा कि इस देश की महिला सक्षम होनी चाहिए। इंदिरा जी ने भी कहा, राजीव जी ने भी कहा, कॉन्वेंटेड थे, विदेश में पढ़े थे राजीव जी, मनमोहन सिंह जी तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, लेकिन किसी के पास ये योजना नहीं थी कि महिला कैसे सक्षम होगी। मोदी जी ने पहला प्रयास किया जन धन योजना, खाते, कि महिला के नाम से खाता होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, खाता खुलेगा, सरकार डालेगी इसके अंदर, तो महिला को आर्थिक संबलता मिली। फिर बहुत सारी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए कि मकान देंगे तो महिला के नाम से होगा, राशन कार्ड का नाम होगा तो महिला के नाम से होगा। मोदी जी को ये पता चल गया, क्योंकि उन्होंने अपने गरीबी देखी, अपनी माँ को काम करते देखा। मोदी जी को ये समझ आ गया कि महिला यदि सक्षम होती है तो अपने आप में परिवार सक्षम और परिपूर्ण हो जाता है। तो महिला को सक्षम किया, ये योजना का एक हिस्सा है। तो जब ऐसी योजना को लेकर के आने वाला नेता और नेतृत्व हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन है। आपको हार्ड नेगोशिएटर और हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मतलब जब आप इन चुनावों में आते हैं तो? नहीं, आपने शब्द कहा कि मैं हार्ड नेगोशिएटर और हार्ड टास्क मास्टर हूँ। ऐसा है कि संगठन के काम में किसी भी प्रकार की आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि संगठन हमारा एक मूल विचार है, और मूल विचार के काम में यदि हल्का सा भी ढीलापन आ गया और हल्के कार्यकर्ता का चयन हो गया तो वो लंबे समय के लिए संगठन को कमज़ोर करता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम चुनाव में जाते हैं 5 वर्ष या 3 वर्ष के बाद, तो हम चुनाव भी नुकसान में भी चले जाते हैं। इसलिए मैं कभी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और कई बार मतलब महिला कार्यकर्ता पुरुष कार्यकर्ता भी होते हैं, तो मैं कई बार बोल देता हूँ बड़ी हार्ड लाइन से भी, महिला कार्यकर्ता पुरुष तो कई बार संभल जाते हैं, महिला कार्यकर्ताओं को लगता है, बड़े जोर से बोलते हैं कि आप इस पद के काबिल नहीं हैं। तो क्योंकि ऐसा शब्द मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप इसको काम को नहीं कर सकते हैं, तो उनको कई बार बुरा लगता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनको भी अभी तक मेरे साथ काम किया है, आने वाले समय में काम करना पड़ेगा, या मैं जिनके साथ काम करूँगा, संगठन के काम में 1% भी रिलैक्सेशन नहीं। और उससे क्या होगा, अच्छा कार्यकर्ता बनेगा जब रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो ये तो मेरा हार्ड टास्क मास्टर हुआ। और जब आप हार्ड नेगोशिएटर की बात करती हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि जिससे भी नेगोशिएट करेंगे, चाहे चुनाव में करेंगे या संगठन के काम में करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रथम रहेगी। उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि जी सुमित जी आप भी बड़े योग्य हैं, आप चुनाव लड़ सकते थे, आप इस व्यक्ति के साथ क्यों हैं। नो, मैं भाजपा के साथ हूँ, भाजपा ने जिसको दे दिया उसके साथ हूँ, आपको भी भाजपा के साथ ही चलना है। क्योंकि संगठन एक जगह पे है, ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति एक जगह पे है, वो चुनाव में है। तो वहाँ पे बिल्कुल हार्ड आपको नेगोशिएटर बनना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे जैसे आप बात करें कि चुनावों के दौर में आप कभी गए हैं, तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है जो कभी इधर की उधर, ऐसा वैसा कभी कुछ लगता है, तो किस तरह से आप उनको मतलब संभालते हैं उस स्थिति को? नहीं, कार्यकर्ता भावुक होता है। कार्यकर्ताओं को कई बार लगता है कि ये मेरा काम नहीं हुआ, मान लीजिए उसके 4 काम हो गए, 1 नहीं हुआ, तो 1 को प्रेस्टीज बना लेता है। हमारा कार्यकर्ता बड़ा भावुक है, वो हर राजनीतिक दल में होता है। कार्यकर्ता को लगता है मैं कौन सा चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भावना में आकर के, भावावेश में आकर के, जब थोड़ा सा भावना में आएगा और सामाजिक तौर पर सार्वजनिक स्थल पर जाएगा, 4 लोग उसको बिल्कुल थोड़ा और उत्प्रेरक का काम कर देंगे, हाँ तो ठीक बोल रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी मूल विचार, मूल सिद्धांत और संगठन के प्रति निष्ठा, इसको थोड़ा सा गौण करते हुए वो अपनी निजता और निजी जो अपेक्षा उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो हर जगह ही होता है, और जो कार्यकर्ता के संपूर्ण नहीं होता उसके साथ होता ही होता है। लेकिन फिर भी अंतोगत्वा 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, उसके बाद उसका मन साफ हो जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति बात करता है तो साथ ही चलता है। ऐसा नहीं, भाजपा के अंदर कार्यकर्ता बहुत अच्छा, भाजपा जितना किसी भी राजनीतिक दल के अंदर अच्छा कार्यकर्ता है तो भाजपा का है। कांग्रेस जो है वो अपने व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल जो है वो उसी क्षेत्र में मना के आती है जिस क्षेत्र में आपदा आई थी। अब आप नशे की बात कर रहे हैं,
तो नशा मुक्त अभियान सरकार चला रही है, लेकिन नशा अभी भी ज्यों का त्यों ही पड़ा है। फिर भी सरकार चाह रही है कि सब चीज़ें हमारी व्यवस्था के हिसाब से चल रही हैं, तो किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सरकार को? सरकार तो अपनी व्यवस्था के मुताबिक ही चलती है। अब मान लीजिए धर्मशाला के अंदर आपने स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स को इकट्ठा किया और पुलिस को भी कह दिया भैया तुम भी जरा अपनी टी शर्ट में आ जाओ, तुम सब दौड़ोगे, तो एक दौड़ नशा मुक्त के काफ़ी नहीं है नशे को ख़त्म करने के लिए। धर्मशाला में आप नशा मुक्ति दौड़ करवा रहे हैं और बाकी सभी जिलों में नशा हो रहा है। नशा तो इस जिला में भी है, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है। लेकिन दौड़ से नशा मुक्त नहीं होगा, अवेयरनेस से होगा। अवेयरनेस के लिए आपने क्या काम किया? अवेयरनेस के ज़्यादा युवाओं को गाँव के स्तर पर खेलों के साथ जोड़ने के लिए आपने क्या किया? हमारे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जी का एक सांसद खेल महाकुंभ चलता है और धीरे धीरे मॉडल देश भर का मॉडल बना। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को कहा कि इस मॉडल को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करिए। सब सांसदों ने उस मॉडल को अडॉप्ट किया। क्यों? युवा यदि फ्री है तो वो खेल में यदि पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद फ्री है तो नशे में ना जाए तो खेल के मैदान में जाए। खेल के मैदान में जाएगा, हृष्ट पुष्ट होगा, धीरे धीरे फिर वो अपनी आपको सेना के लिए तैयार कर पाएगा, पुलिस के लिए तैयार कर पाएगा। तो दो काम हो गए, नशे से मुक्ति भी होगी, खेल से भी जुड़ गया, हरिष्ट पुष्ट भी हो गया, तो सेना और पुलिस के लिए भी तैयार हो गया। तो आप तो कर ही नहीं रहे, आप तो एक दौड़ उन्हीं लोगों की करवा रहे हैं, उसके बाद सिंबॉलिक करते हैं, हरी झंडी दी, सिंबॉलिक कार्यक्रम करवाया, कार्यक्रम समाप्त, आज नशा खत्म हो गया। कहाँ हुआ बता दें, सुखू जी आंकड़ा देते, विधानसभा में हमारे विधायक पूछते हैं तो कहते हैं जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हर रोज हमारे विधायक कोई जानकारी मांगते हैं तो कहते हैं जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और जानकारी पिछली बार इकट्ठी नहीं हुई है, अगली बार देंगे नहीं, क्योंकि अगली बार वो क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो लोग तो जानते हैं ना कि नशा मुक्त हुआ रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आस पड़ोस में जब मृत्यु होती है, कोई मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, तो पता चलता है इसने तो चिट्टा खाया था, इसने फलाना किया था, ये इस नशे में था। तो कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ अपने मित्रों तक है। वो आपने शुरू में मित्रों की गणना की, उन मित्रों से ऊपर अपने मित्र, बस अपने मित्रों तक चिंता है, प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश की चिंता यदि कोई कर रही है तो प्रदेश की जनता खुद कर रही है, और बिल्कुल आशावरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है कि भाजपा आएगी, सुरक्षा आएगी, भाजपा आएगी, भय मुक्त का वातावरण हो, भाजपा आएगी, स्वरोजगार आएगा, भाजपा आएगी तो युवाओं के लिए रोजगार भी आएगा। जी, तो 58 साल वाली नौकरी भाजपा नहीं देने वाली? मतलब नहीं, हमारे आंकड़े में ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा स्पष्ट है कि देखिए, ठीक है, कुछ मैकेनिज्म हैं, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल, ये कॉन्ट्रैक्ट से नीचे मित्रों पे चलेंगे ना जी, 5,000, 2,000 युवा मित्र, पशु मित्र आपने गिनाया ना जी, तो ये क्या है, 2-2, 4, 5-5 हज़ार क्या है? हाई कोर्ट से एक बार इनको प्रताड़ना भी पड़ी है कि भैया बंद करिए, कौन सा तरीका नौकरी करने का, लेकिन दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है ना जी। आपने देखा ही है, पंचायती राज चुनाव जनवरी महीने तक खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन पूरी दादागिरी करी पंचायती राज मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री जी ने इसको लंबा खींचते खींचते 31 मई में भी तब करवा रहे हैं कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, तब तक पूर्ण हो रहे। काउंटिंग आपकी 1 जून तक चली जाएगी, नोटिफिकेशन जाती जाती 4 जून तक होगी जाकर के, उससे भी 4 दिन आगे। तो आप देख लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से कमजोर करना, ये कांग्रेस की आदत है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र का मूल आधार है, उसको भी कमजोर किया जा रहा है। शहरी निकाय मूल आधार है, उसको भी कमजोर किया जा रहा है। चलो अंत तक अब चुनाव करवा दिए, जीत हार लोगों के विवेक के आधार पे होती है, कौन जीता कौन हारा वो लोगों के विवेक के आधार से, लोग अपने आंकलन करेंगे, चुनावी मैकेनिज्म लगेगा, मैनेजमेंट लगेगी, वो अलग विषय है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप डेमोक्रेसी को कमजोर कैसे करना? आज भी जो नए नगर निगम या नए नगर परिषद बने वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, हमारे ऊना नगर निगम में चुनाव नहीं है, हमीरपुर नगर निगम में चुनाव नहीं है, बद्दी नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ नगर परिषद हैं जिनका चुनाव भी नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए चुनाव कैसे हो रहे हैं, मतलब हाई कोर्ट के दिए हुए निर्णय को भी 100% लागू नहीं कर रही है सुखू सरकार। तो आप बता दीजिए कि इनका लोग या कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, ये लोकतंत्र पे कितना विश्वास करते हैं, आम जनमानस पे इनका कितना विश्वास है? कतई विश्वास नहीं है इनका विश्वास है अपना और अपने मित्र, बस। मैं 48 वर्षीय हूँ, तो मैंने अभी तक जितना सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छा सीख करके संगठन के अंदर निमित्त काम कर सकूँ, और जिससे संगठन चुनावी दृष्टि से हमारा सदुपयोग कर पाए, लंबे समय के लिए भाजपा के लिए अच्छा काम कर पाएँ। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको पश्चिम बंगाल में जो आप गए हैं वहाँ की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ मेरे आदरणीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में जो टीम गई है उस पूरी टीम को बधाई जी। और आपने मुझे यहाँ अवसर दिया अपनी बात रखने का, और सामान्यतः तो मैं
यहाँ पे किसी अपने निजी कार्य से आया था, लेकिन आपने सोशल मीडिया से, जैसे आपने बताया कि मेरे कुछ इंटरव्यूज़ को पकड़ा, तो आपने मुझे उसी पकड़ में आपने मेरे ज़िला में बातचीत करके मुझे यहाँ तक अपने स्टूडियो में जुड़ने का अवसर दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनंत ज्ञान और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये दिन रात चौगुनी तरक्की करे और आपके पाठक भी बढ़ें, आपके श्रोता भी बढ़ें और आप अच्छे ढंग से हिमाचल प्रदेश के जो पाठक हैं या समाज है उसके निर्माण में आप मीडिया के रूप में एक अच्छा योगदान दे पाएँ। आपको बहुत बार शुभकामनाएं और आपका आभार, आपने मुझे बुलाया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश भाजपा के सचिव सुमित शर्मा जी, जिन्होंने अपने बंगाल की जीत हो, चाहे कोई भी असम या भाजपा की जितनी भी बड़ी जीत रही है, उनके बारे में पूरी बखूबी के साथ हमारे साथ बात की है। और हिमाचल प्रदेश में 2027 के चुनावों को लेकर ये कह दिया है कि भाजपा इस बार ज़रूर हिमाचल में आने वाली है। चलिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से जो है वो चुनावों के परिणाम आते हैं। फिलहाल के लिए अनंत ज्ञान में इतना ही।